Hi everyone, welcome back to the third video in the series of technical writing. बेसिकली पहले और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे टेक्निकल राइटिंग के। आप उसको विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली राइटिंग के बारे में समझा था, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझा था, या फिर राइटिंग स्टाइल बोल सकते हैं आप उसको ही। और उसके बाद हम लोगों ने टेक्निकल राइटिंग को समझा था, देन फिर टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को समझा था, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को समझा था, देन फिर हम लोगों ने बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को समझा था, और सबसे लास्ट में इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग को समझा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑडियंस को समझा था, और एक अच्छे टेक्निकल राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए उसको समझा था, और फिर लास्ट में एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग समझा था, है ना। तो इस दोनों ही वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का लेसन आउटलाइन कैसे होने वाला है, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग टेस्ट प्लान के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ही जो टॉपिक है अपना, ये पीवाईक्यू में बार बार आए हुए हैं। टेस्ट प्लान बेसिकली 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप उसी तरीके से अप्रोच करें, मतलब टेस्ट प्लान को शॉर्टर रखें और प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में आप अच्छे से नॉलेज गेन करें यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट प्लान को समझते हैं। तो अगर आसान भाषा में समझे तो टेस्ट प्लान आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई कंपनी मान लीजिए अब बना रही है, ठीक है। तो यूज़र तक जाने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, बहुत अलग अलग लेवल्स पे उसकी टेस्टिंग होती है किसी भी कंपनी में। तो उसी टेस्टिंग के प्लान को हम लोग टेस्ट प्लान बोलते हैं, ठीक है। एक रफ ओवरव्यू मिल गया होगा आपको, ठीक है। कंटेंट के लिए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। ओके, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं टेस्ट प्लान को। अ टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द अप्रोच, रिसोर्सेज एंड शेड्यूल फॉर टेस्टिंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम। मतलब कि टेस्ट प्लान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो क्या आउटलाइन करता है या क्या स्पेसिफाई करता है, अप्रोच को स्पेसिफाई करता है, रिसोर्स को स्पेसिफाई करता है, और शेड्यूल को स्पेसिफाई करता है। मतलब टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट है, मतलब मान लीजिए लेट से आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली, है ना, अप्रोच होगा, किस अप्रोच से उस सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे उसको टेस्ट करने के लिए, है ना, और किस टाइम इंटरवल में टेस्टिंग होनी है ना। ये सारा चीज़ उस टेस्ट प्लान में रहता है, किसी भी एक सॉफ्टवेयर के टेस्ट प्लान में। बेसिकली टेस्ट प्लान हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ही कनेक्ट करके समझते हैं कहीं ना कहीं। तो क्योंकि ये टेक्निकल राइटिंग का सब्जेक्ट है तो हम लोग प्रोफेशनल चीज़ों को इसमें पढ़ रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। देन क्या है, इट टिपिकली इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि हम टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब गोल क्या है टेस्टिंग के पीछे, है ना। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लिखा रहता है उस डॉक्यूमेंट में। देन फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट, मतलब कौन कौन से इन्वायरमेंट में उस सॉफ्टवेयर का यूज हो सकता है। लाइक मान लीजिए आपका फ़ोन है ना, तो फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर मेजर करने का, जैसे आपका फ़ोन कभी ओवर हीट होता होगा तो आपको वार्निंग मिलता है, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं इन्वायरमेंट का कहीं न कहीं टेस्टिंग है वहाँ पे। तो फ़ोन, कोई भी फ़ोन रेडी होता है तो उस इन्वायरमेंट में चेक करके देखा जाता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद आपका फ़ोन अपने आप आपको वार्निंग दिखाएगी, ठीक है। तो वो हो गई टेस्टिंग इन्वायरमेंट। मतलब मैंने तो एक एग्जांपल लिया कि हीटिंग इफेक्ट को लेके, ऐसे-ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देन फिर है टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस से क्या समझते हैं कि अलग-अलग सिनेरियो में सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करेगी, ये आती है टेस्ट केसेस में, है ना। देन फिर आती है टेस्टिंग टूल्स। मतलब कि टेस्ट प्लान में टेस्टिंग टूल के बारे में भी डिटेल दिया रहता है कि कौन कौन सा टूल लगेगा टेस्ट करने के लिए। एंड देन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टेस्टिंग टीम, मतलब कि टेस्टिंग टीम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी दी होती है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि टेस्ट प्लान में क्या क्या होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होती है, देन फिर रिसोर्सेज होती है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट होती है, देन फिर टेस्ट केसेज होते हैं, देन फिर टेस्टिंग टूल्स होती है, और देन फिर टाइम इंटरवल बोल सकते हैं आप, या फिर जो भी टाइम कितना दिया गया है किस टीम को उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, है ना। ये होती है टेस्ट प्लान के डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी टेस्ट प्लान के डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप इसे लिख सकते हैं। आगे क्या है, द टेस्ट प्लान सर्व्स एज ए गाइड फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस एंड हेल्प्स इंश्योर्स दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर थॉरोली टेस्टेड बिफोर रिलीज। ऑब्वियस सा बात है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले टेस्ट प्लान ही वो एक गाइड है जो कि सॉफ्टवेयर के प्रॉपर रिलीज में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा कुछ, हर एक चीज़ों पे डिस्कशन होती है कि कैसे कैसे आप सॉफ्टवेयर को लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक चेक कर लें, ताकि यूज़र के पास जब वो सॉफ्टवेयर रिलीज हो तो वो उससे फुली सेटिस्फाइड हो। तो ये था टेस्ट प्लान अपना। अब बढ़ते हैं आगे प्रोजेक्ट प्रपोजल पे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अपना कंटेंट भी इसी तरीके से दिमाग में रखिएगा ताकि 7 मार्क्स के लिए आप लिख पाएँ एग्जाम में, है ना। अगर मैं रफ आइडिया दूं प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या होता है, बेसिकली लेट्स से आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। तो आप उसके लिए, अगर मान लीजिए एक सेकेंड के लिए कि आपके पास फंडिंग नहीं है, तो फंडिंग आप कहीं से लेने जाएंगे, है ना। तो फंडिंग लेने जाएंगे तो उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी करेंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, देन फिर कितने टीम मेंबर्स चाहिए वो हो सकता है उसमें, उसका स्कोप क्या है, मतलब जो भी आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो उसका स्कोप क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, ये भी हो सकता है उसमें डिस्कस, है ना। देन फिर उसके बाद उसमें बजट क्या लगेगा, है ना, ये भी हो सकता है उसमें। देन फिर और भी अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के, है ना। तो एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। यहाँ पे लिखा है अ प्रोजेक्ट प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट, मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस अ प्लान फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के प्लान को वो डिस्कस करता है प्रोजेक्ट प्रपोजल। आगे लिखा है ऑफन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि जनरली न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान होता है उसको डिस्कस करता है, या फिर किसी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान होता है उसको डिस्कस करता है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करता है अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल। देन है द प्रोजेक्ट प्रपोजल टिपिकली इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब कि प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, देन फिर उसका स्कोप क्या है वो आ सकता है, देन फिर टाइमलाइन क्या है, मतलब कितने टाइम में वो चीज़ हो जाएगा एग्जीक्यूट, है ना। देन फिर बजट कितना लगेगा वो आ सकता है, देन फिर रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे वो आ सकता है, देन फिर पोटेंशियल रिस्क क्या है उस प्रोजेक्ट में, देन फिर है मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, है ना। तो ये सब है प्रोजेक्ट प्रपोजल के पार्ट। मिटिगेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब रिस्क को रिड्यूस करने का तरीका को हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, स्कोप हो सकता है, टाइमलाइन हो सकता है, बजट हो सकता है, रिसोर्स रिक्वायर्ड हो सकता है, और क्या क्या रिस्क है और रिस्क के रिड्यूस करने का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, ये सब रहता है प्रोजेक्ट प्रपोजल में। देन आगे क्या लिखा है, अ प्रोजेक्ट प्रपोजल सर्व्स एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल एंड फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल हम लोग फंडिंग के लिए या फिर अप्रूवल के लिए ही लिखते हैं जनरली, है ना। जैसे मान लीजिए न्यू प्रोडक्ट बनाना है तो फंडिंग चाहिए होगा हमें, तो उसके लिए लिखेंगे। कोई सिस्टम को अपग्रेड करना है तो वहाँ पे हम लोग अप्रूवल के लिए लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल, है ना। आगे लिखा है इट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स सच एज मैनेजमेंट, क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स पर्पस। ऑब्वियसली जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो प्रोजेक्ट के पर्पस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका गोल क्या है, उससे क्या डिलीवरी होने वाला है वो बताता है ना, और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है ये भी बताता है। एडिशनली द प्रोजेक्ट प्रपोजल में ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट टीम, मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल में प्रोजेक्ट टीम के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, कौन कौन से मेथड से वर्क किया जाएगा इस पर भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, और कोई भी रिलेवेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट प्रपोजल में आता है। ओके, आगे क्या लिखा है, इन शॉर्ट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज एन इसेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट है इन टेक्निकल राइटिंग दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उसके डिटेल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है प्रोजेक्ट प्रपोजल। किनके तक कम्युनिकेट करने में, जो भी क्लाइंट है या फिर कोई भी स्टेक होल्डर है उन तक कम्युनिकेट करने में, है ना, या फिर कोई भी मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं तो उन तक कम्युनिकेट करने में प्रोजेक्ट प्रपोजल हेल्प करता है। एंड गेन सपोर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट गेन करने में भी
हेल्प करता है प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, आप एक सैंपल देख सकते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल का। सबसे पहले इसमें डेट मेंशन्ड है, देन फिर टाइटल मेंशन्ड है, देन फिर स्कोप ऑफ वर्क मेंशन्ड है, देन फिर बेनिफिट क्या उस वर्क से वो मेंशन्ड है, देन फिर सपोर्ट स्टाफ कितने चाहिए वो मेंशन्ड है, फिर है रिकमेंडेड प्लान क्या हो सकता है वो मेंशन्ड है, कॉस्ट कितना आने वाला है, बजट कितना लगने वाला है वो है, फिर कितने टीम लगने वाले हैं इंजीनियरिंग के, कितने टेक्नीशियन लगने वाले हैं, है ना, टोटल कॉस्टिंग कितने आने वाली है, कंप्लीशन डेट क्या है। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट प्रपोजल का प्रोटोटाइप है कहीं ना कहीं, है ना। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या आता है। सबसे पहले टाइटल पेज, ऑब्वियसली उसमें लिखा रहेगा कि ऑब्जेक्टिव या टाइटल क्या है उस प्रोजेक्ट का। देन फिर है एग्जीक्यूटिव समरी, सबसे पहले टाइटल के बाद हम लोग समराइज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देन फिर है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बैकग्राउंड को, पर्पस को, है ना। देन फिर है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में हम लोग इंट्रोडक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए क्लियर करते हैं कि क्या अपना गोल है। देन फिर आता है स्कोप, स्कोप में क्या डिफाइंस द प्रोजेक्ट्स बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन, मतलब कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जा सकता है ना, इसका रीच कितना है वो डिस्कस करते हैं स्कोप में। देन फिर मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथड अप्लाई किया जा सकता है चीज़ों को बढ़ाने के लिए आगे। देन फिर टाइमलाइन आता है प्रोजेक्ट प्रपोजल के कंपोनेंट में। देन फिर है बजट, बजट में क्या क्या है ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट, फंडिंग सोर्सेज एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, है ना। देन फिर है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे या कोई भी बिजनेस खड़ा करेंगे तो रिस्क भी रहेगी ना उसमें, तो उसको मैनेज कैसे करें उसके बारे में भी रहता है। देन फिर इवेल्यूशन प्लान, मतलब कि कितना इफेक्टिव हो सकता है हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो, उसका प्लान। देन फिर कंक्लूजन, देन फिर अपेंडिक्स। तो ये सब है कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल में। तो ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्रपोजल का वो जनरली 7 मार्क्स में पूछा जाता है। उसमें सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल को डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा, देन फिर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो आपका। ये जनरली 7 मार्क्स में पूछा जाता है, फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट, या फिर कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।